मार्च 2019 को पीएनबी घोटाले के आरोपी डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी को यूके में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद भारत में उसको लाया जाना था, प्रत्यर्पण उसका होना था, एक्सट्रेडिशन होना था, लेकिन नीरव मोदी वहां पर यूके की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं इस प्रत्यर्पण के खिलाफ। उसके बाद मामला कोर्ट में चलता है, लगातार केस चलता है। लगभग करीब 2 साल बाद आखिरकार यूके की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण भारत में किया जा सकता है। लेकिन इस लंबे चले केस के दौरान भारत में लगातार राजनीति होती रही। केंद्र सरकार पर लगातार कीचड़ उछाला जाता रहा कि किस तरीके से यहां पर घोटाले करने वाले बड़े बड़े भगोड़े विदेशों में कैसे ऐश काट रहे हैं, उसको भारत नहीं लाया जा रहा। लेकिन अब जो नीरव मोदी के मामले में फैसला सामने आया है, उसमें 2 बड़े नाम सामने आए हैं जो कि नीरव मोदी को बचाने की कोशिश में लगे थे। लगातार उनके पक्ष में, नीरव मोदी के आरोपी नीरव मोदी के पक्ष में गवाही दे रहे थे, टेस्टिफाई कर रहे थे, और यहां भारत में लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे थे। लेकिन यूके की कोर्ट ने कि जो जज है, फैसला सुनाने वाले जज, उन्होंने ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं इन दोनों ही जानी मानी हस्तियों की टेस्टिफाई जो उन्होंने किया है, उनकी गवाही की, कि आप भी कहेंगे कि क्या बात है। शर्म की बात यह है, दरअसल ये 2 नाम हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रहे अभय थिप्से। जस्टिस काटजू, आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। उसके बाद वो लगातार अपने बयानों के चलते लगातार वो सुर्खियों में रहे। अभय थिप्से बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस रहे, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते जग जाहिर हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें अक्सर देखी जा सकती हैं। दोनों ही जज यूके कोर्ट में नीरव मोदी के पक्ष में गवाही देते नजर आते हैं। अभय थिप्से, जस्टिस अभय थिप्से एज एन एक्सपर्ट बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों नीरव मोदी का प्रत्यर्पण नहीं किया जाए, और जस्टिस मार्कंडे काटजू लगातार रिटन टेस्टिफाई करते हैं, रिटन सबमिशन देते हैं कि कैसे भारत में उनको लाया जाना कितना गलत है और कैसे यहां पर उनका फेयर ट्रायल नहीं होगा, कैसे भारत में जो जुडिशरी है वो कितनी करप्ट है। भारत सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नीरव मोदी को बचाने के लिए। वो नीरव मोदी जिसने करीब 1350 करोड़ रुपए का घोटाला पीएनबी के साथ मिलकर किया है, डायमंड मर्चेंट, और जिसको लाने के लिए कांग्रेस लगातार राजनीति इंडिया में करती रहती है। लेकिन वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज सैमुअल गूज ने जो 83 पन्नों का अपना फैसला सुनाया है, उसमें किस तरीके से उन्होंने दोनों ही जजों की गवाही, इनके सबमिशन, इनके एज एन एक्सपर्ट अभय थिप्से ने जो अपना वहां पर ओपिनियन रखा है, उसको कैसे थ्रैश किया है, बाकायदा उनके सिलसिलेवार तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं, उसके कुछ चंद उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। जस्टिस काटजू ने नीरव मोदी के बचाव पक्ष में कहा कि भारत में मीडिया ट्रायल हो रहा है नीरव मोदी का, भारत में जुडिशरी करप्ट है, भारत में जो मोदी सरकार है वो दरअसल नीरव मोदी को घेरने में लगी है, वो करप्ट है, यहां पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसे कई आरोप लगाए हैं भारत की जुडिशरी पर, भारत सरकार पर और भारत की न्यायिक व्यवस्था पर, और कहा है कि ऐसे में नीरव मोदी का को फेयर ट्रायल नहीं मिल पाएगा, लिहाजा उनका प्रत्यर्पण ना। ऐसा रिटर्न सबमिशन भी दिया, गवाही भी दी जस्टिस काटजू एक आरोपी के पक्ष में। लेकिन जो जज है जिन्होंने फैसला सुनाया है, सैमुअल गूज, वो अपने उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बावजूद जो उन्होंने सबूत दिया, जो गवाही दी, वो उनकी नजर में कतई रिलायबल नहीं है। उनके सबूतों में उनके जो सीनियर जुडिशरी के जो साथी हैं, उनके प्रति जलन साफ दिखाई देती है, और जो उनके गवाही से लगता है, सबमिशन से लगता है कि वो एक बड़बोले क्रिटिक हैं, ज्यादा बोलने वाले क्रिटिक हैं, और उसमें उनका अपना निजी हित है। इस केस में
इसमें उनका अपना निजी हित साफ नजर आता है। यह कहा है सैमुअल बूज ने अपने इस फैसले में। और जस्टिस काटजू का जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज सैमुअल गूज ने लेस देन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल घोषित किया है। यानी मतलब निष्पक्षता के लायक ही नहीं है और रिलायबल तो है ही नहीं, यह कहा है। इसके अलावा और भी कई ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि लगातार मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं कि नीरव मोदी के खिलाफ मीडिया ट्रायल इंडिया में हो रहा है, लेकिन खुद वो वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सबूत देने से पहले खुद मीडिया के पास जाते हैं और एक तरह का मीडिया स्ट्रॉम खड़ा करने की कोशिश करते हैं इस केस में। यानी एक तरफ तो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, जबकि खुद मीडिया के पास जाते हैं और मीडिया स्ट्रॉम करने की कोशिश करते हैं। कंडक्ट है वो क्वेश्चनेबल है, और खासतौर पर उस इंसान के लिए जिन्होंने इंडियन जुडिशरी में इतने ऊंचे दर्जे पर सर्व किया है, काम किया है। ऐसे इंसान से ऐसा जो उनका व्यवहार है, कंडक्ट है, वो अपेक्षित नहीं है, वो क्वेश्चनेबल है। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन जस्टिस काटजू के लिए साफ तौर पर जो जज हैं उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। कोर्ट यह भी ऑब्जर्व करती है कि कैसे जस्टिस काटजू भारत की जुडिशरी को करप्ट बताते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को घेरे में लेते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि चूंकि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सदस्यता ली है, लिहाजा भारत की जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। लेकिन कोर्ट यह भी समझती है कि खुद जस्टिस मार्कंडेय काटजू रिटायर होने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए थे। आखिर वो कैसे हुआ? साथ ही इस फैसले में जज ने उन ऑब्जर्वेशंस का भी जिक्र किया है जो कि भारत सरकार के काउंसिल्स ने जस्टिस काटजू की पुरानी कोर्ट्स को लेकर रखे गए थे। जैसे जो उन्होंने बताया कि जस्टिस काटजू के कंडक्ट को का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि जस्टिस काटजू के पहले के कुछ बयानात काफी क्वेश्चनेबल रहे हैं, जैसे कि 90% इंडियंस आर फूल, गे रिलेशनशिप आर humbug and nonsense, women who remain single are prone to psychological problems, 50% judiciary are corrupt। इस तरह के जो बयान है जस्टिस काटजू के, वो उनके जो स्ट्रेचर है, उनका जो दर्जा है, उस पर खरे नहीं उतरते। लिहाजा वो सम अप करते हुए उनके जो सबमिशन है उसको लेस देन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल घोषित करते हैं। इसके अलावा अपने इस फैसले में यह भी बताया जाता है जो जस्टिस अभय थिप्से, जिन्होंने एज एन एक्सपर्ट वो इस केस में शामिल हुए और उन्हें बताया कि कैसे भारत की जो व्यवस्था है वो प्रत्यर्पण के लिए उचित नहीं है, प्रत्यर्पण करेंगे तो नीरव मोदी के साथ न्याय नहीं होगा। उसके लिए एज एन एक्सपर्ट वो आर्ग्यूमेंट देते हैं, गवाही देते हैं। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि इन सब ऑब्जर्वेशन को लेकर जो भारत की जुडिशरी में जो सवाल अभय थिप्से खड़े करते हैं उसको लेकर कोई सबूत वो नहीं देते हैं, और कोर्ट लगातार सबूत मांगते हैं लेकिन सबूत देने में वो नाकामयाब रहते हैं। लिहाजा उनके एज एक्सपर्ट ओपिनियन को भी लगभग खारिज किया जाता है। इस तरह का ऑब्जर्वेशंस दिया है यूके की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने। अब सोचिए, सवाल उठते हैं कि आखिर इन दो लोगों को नीरव मोदी को बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल पहले भी उठते रहे, जस्टिस अभय थिप्से को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे, क्योंकि उनका जो संबंध है वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन वो पहले से ही इस तरह के जवाब देते रहे मीडिया में कि कांग्रेस होने के साथ नाते वो वहां कांग्रेस के तरफ से वो वहां नहीं गए, वो दरअसल वहां पर एज एन एक्सपर्ट गए, एज एन इंडिविजुअल गए, और वो अक्सर इस तरह की रिपोर्ट को ट्रैश करते नजर आते हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके साथ उनके संबंध है या तो उनको सफाई देने की जरूरत है कि एक तरफ वो नीरव मोदी को लेकर संसद और संसद के बाहर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनके साथ जुड़ा एक जुडिशरी से जुड़े ऐसी शख्सियत नीरव मोदी के पक्ष में यूके कोर्ट में अपनी गवाही देती है एज एन एक्सपर्ट, तो उसमें सवाल तो खड़े होंगे, सवाल पूछे जाएंगे। और साफ नजर आता है जो यूके की वेस्टमिंस्टर कोर्ट है उसके फैसले में साफ नजर आता है कि जो गवाही किस लिए दी गई। और जस्टिस काटजू जो अपने बड़बोलेपन के चलते लगातार चर्चा में रहते हैं, एक बार फिर वो चर्चा में हैं और उनके बड़बोलेपन को बाकायदा पिन पॉइंट किया है इस फैसले के अंदर।
उनको भी जवाब देना होगा कि क्यों वो नीरव मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीरव मोदी जो कि करीब 1350 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है, देश का पैसा लेकर विदेश भागा हुआ है, उसके प्रत्यर्पण को रोकने की कोशिश क्यों जारी है। हालांकि इस फैसले में कहा गया है कि अभी 14 दिन का वक्त बाकी है नीरव मोदी के पास कि वो ऊंची अदालतों में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। इस दौरान उसका प्रत्यर्पण नहीं हो पाएगा जब तक कि ऊंची अदालतों से उसके जो याचिका है उसको खारिज नहीं किया जाएगा, तब तक एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो पाएगा। यानी अभी नीरव मोदी को भारत लाना अभी संभव नहीं है। अभी उसके पास और भी रेमेडीज बाकी हैं ऊंची कोर्ट्स में जाने की। लेकिन ये एक शुरुआत हो चुकी है। करीब 2 साल कोशिश करने के बावजूद आखिरकार एक बड़ा ब्रेक थ्रू भारत सरकार को मिला है। इस बीच करीब 1873 करोड़ की संपत्ति अलग अलग देशों में जो नीरव मोदी की है वो ईडी पहले से ही अटैच कर चुकी है, जिसमें यूके में, यूएई में, सिंगापुर में, हांगकांग में, स्विट्जरलैंड में, यूके, यूएसए, ऐसी तमाम देशों में करीब 1873 करोड़ रुपए की संपत्ति वो पहले ही अटैच कर चुकी है। इसके अलावा भारत में करीब 490 करोड़ की संपत्ति भी अटैच कर दी गई है। यानी करीब करीब कहें तो ये करीब 2300 और 2400 करोड़ के आसपास संपत्ति है जो कि ईडी पे ही अटैच कर चुकी है। यानी सिकंजा तो कसा जा चुका है। एक्स्ट्रेडिशन होगा, भारत में आएगा, यहां पर बाकायदा ट्रायल होगा तो बचेगा नहीं। लेकिन फिलहाल अब सवाल तो बचाने वालों पर उठे हुए हैं, जो दूर ही उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूके में आखिर कौन लोग हैं जो कि इन दोनों ही जजों को, रिटायर्ड जजों को नीरव मोदी को बचाने के लिए भेज रहे हैं? कौन लोग हैं? उनकी जांच भी होनी जरूरी है। सवाल कई हैं, जवाब इन दोनों को देने हैं। जवाब जरूर मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। नमस्कार।